हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लासेस। सो जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 11 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का कम्युनिकेशन स्किल्स चैप्टर स्टार्ट किया है एंड अभी तक हमने सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्टार्ट किया था एंड उसे कंप्लीट भी किया था एंड आज हम सेशन 1 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत टेंशन है कि मैम हमारा एग्ज़ाम आ रहा है एंड अभी तक हमारे ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वन शॉट वीडियो अपलोडेड है एंड आप उसको देख सकते हैं एंड उसको देखकर भी आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, ये वीडियोस हिंदी में है बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स की जो वन शॉट वीडियो है वो इंग्लिश में है। सो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप उसको देख लें बिकॉज अभी ये पार्ट वाइज वीडियोस हैं तो ऑफकोर्सली इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट येस मैं ट्राई करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट करा पाऊँ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर सेशन 1 की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एंड सबसे पहले हमें गिवन है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स कम्युनिकेशन करने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेन पर्पस बताना है। तो देखिए, आपको जब 4 ऑप्शन गिवन है तो आप सिर्फ पहला ऑप्शन पढ़कर नहीं रुक जाएंगे। मीन्स कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिर्फ पहला ऑप्शन इन्फॉर्म पढ़कर सोचेंगे कि हाँ कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्म करना एंड वो बस इसी को टिक करके आ जाएंगे, बट यहाँ पर उनका आंसर गलत हो जाएगा। तो वो कहेंगे मैम गलत क्यों हो गया, बिकॉज आपने आगे पढ़ा ही नहीं। जो बी और सी ऑप्शन है, इन्फ्लुएंस, शेयर थॉट्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स, सो ये दोनों ऑप्शंस भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। तो ऐसी गलती आप सिर्फ यहाँ आईटी सब्जेक्ट में ही नहीं करते, आप कई जगह कई एग्ज़ाम्स में ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपके प्रीशियस मार्क्स चले जाते हैं। सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आप हर एग्ज़ाम के लिए ये ध्यान रखें, आप सिर्फ पहला ऑप्शन पढ़कर टिक ना कर दें, आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखें। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज हम कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं एंड अपने थॉट शेयर करना चाहते हैं। ओके, देन क्वेश्चन 2, यहाँ पर आपको बताना है गिवन मेथड्स में से कौन सा मेथड सेंडर से इंफॉर्मेशन रिसीव मतलब एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर सेंडर कोई इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर रहा है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव मतलब एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो ए ऑप्शन गिवन है लिसनिंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपको सेंडर से इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक्सेप्ट करनी है और अगर वो बोलकर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहा है तो उस केस में आप सुनकर उसे रिसीव कर सकते हैं। बट जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं, स्पीकिंग, टेलिंग, राइटिंग, ये सभी कौन से मेथड्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन सेंड करने के मेथड्स हैं। ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है टू रिसीव इंफॉर्मेशन, सो वो होगा ए लिसनिंग। ओके, सो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 से ही रिलेटेड है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, अगर एक सेंडर को अपने मैसेजेस को सेंड करना है तो उसे कौन सा एक्शन करना होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, स्लीपिंग। तो देखिए, अगर आप सुनेंगे तो आप इन्फॉर्मेशन सेंड नहीं कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं। स्पीकिंग मीन्स अगर आप बोलेंगे तो ऑफकोर्सली आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। स्लीपिंग, आप सोते हुए तो कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकते, सो ऑफकोर्सली सी ऑप्शन भी नहीं है। एंड बिकॉज हमें पता चल गया है कि बी करेक्ट ऑप्शन है तो इसका मतलब डी भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि बी स्पीकिंग करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में आपको करेक्ट ऑप्शंस को मैच करना है। कॉलम ए में आपको कम्युनिकेशन बैरियर्स गिवन है, मींस यहाँ पर वो सभी फैक्टर्स गिवन है जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में कम्युनिकेशन में रुकावट बन सकते हैं, बैरियर बन सकते हैं। ठीक है, और कॉलम बी में हमें इसके एग्जाम्पल्स गिवन है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये कम्युनिकेशन बैरियर बन जाए। तो हमें करेक्ट ऑप्शन मैच करने हैं। ठीक है,
तो जब आपको इस तरह से गिवन हो तो आप पहले एक बार हर कॉलम को डिटेल में पढ़ लें, तो आपको उससे आसानी होगी समझने में। तो कॉलम ए में हमें कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर्स गिवन है? लैंग्वेज, इमोशनल, एनवायरमेंटल, कल्चरल। इसके बाद कॉलम बी में हमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स गिवन है? टेकिंग एन ऑफिशियल कॉल ऑन योर मोबाइल फ़ोन वेयर द मोबाइल फ़ोन रिसेप्शन इज़ पुअर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ए ऑप्शन है वो किसके साथ मैच करेगा। तो हमें जब हम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, हमें तब क्या ध्यान देना होता है कि कौन सी चीज़ किससे मैच कर रही है, किससे ज़्यादा मैच कर रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में अपनी कॉल ले रहे हैं जहाँ पर वो एनवायरनमेंट पुअर है, वो सूटेबल नहीं है। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन थर्ड एनवायरमेंटल ऑप्शन के साथ मैच होगा। इसका मतलब है थर्ड के साथ ए ऑप्शन मैच हो रहा है। देन नेक्स्ट, hugging a person in a foreign country where such an act is rude and disrespectful means अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ किसी पर्सन को हग करते हैं और वहाँ पर ये समझा जाता है कि ये जो इसने किया है ये बहुत रूड है, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, ये हमारा अपमान कर रहा है, तो उस केस में ये कौन सा बैरियर है? ये है कल्चरल बैरियर। बिकॉज वहाँ पर अलग कल्चर है एंड आपके यहाँ पर अलग कल्चर है। आपने उस पर्सन को हग किया उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए, बट वहाँ पर उस चीज़ को रूड माना गया, डिसरिस्पेक्टफुल माना गया। इसका मतलब ये एक कल्चरल बैरियर है। ओके, तो यहाँ पर फोर्थ के साथ बी ऑप्शन मैच हो रहा है। देन टॉकिंग इन हिंदी व्हेन अदर्स नो ओनली जर्मन। इसका मतलब है कि आप हिंदी में बात कर रहे हैं और सामने वालों को सिर्फ जर्मन पता है, तो इसका मतलब है कि आप लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट के साथ सी ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके, देन लास्ट, teacher is too angry and is not willing to accept any reason from a student who is late for an examination means teacher already बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसे किसी और बात पर गुस्सा आ रहा है, वो किसी और बात पर एंग्री है, बट एक स्टूडेंट जो कि एग्जामिनेशन में लेट हो गया है वो उसका कोई भी रीज़न सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा हैं। मीन्स उन्हें तो कोई और रीज़न है उनके नाराज़गी का, उनके एंगर का, बट वो उसे किस पर निकाल रही हैं अपना गुस्सा? वो अपना गुस्सा एक स्टूडेंट पर निकाल रही हैं जो उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर ये एक इमोशनल बैरियर है, बिकॉज इस टाइम टीचर के इमोशंस ठीक नहीं हैं एंड ये इमोशंस बैरियर बन रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन करने में। ठीक है, ऐसा कई बार आपके साथ भी होता होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है डी। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जब आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है आप वन वर्ड या वन लाइन में अपना आंसर फिनिश कर दें, आपको प्रॉपर है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये तो बुक है, हमें सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज गिवन है, तो यहाँ पर मार्क्स मेंशन नहीं है, बट आपके एग्ज़ाम में मार्क्स मेंशन होते हैं, तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसे उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, बट अगर 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमें मार्क्स गिवन नहीं है, हमें ये अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखना है, तो हम इसे प्रॉपरली एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज write down the 7 factors affecting perspectives and communication। तो हमें ऐसे 7 फैक्टर्स बताने हैं जो कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव्स को अफेक्ट करते हैं एंड साथ ही हमें एग्जाम्पल्स भी प्रोवाइड करने हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से ये सभी फैक्टर्स कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट 2 वीडियोस इतने डिटेल में क्यों समझाई। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को
आपको लग रहा होगा कि मैम ने सेशन 1 को 2 वीडियोस में कवर किया, ऐसा क्यों किया? तो देखिए, मेरा पर्पज़ ये है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप सिर्फ ऐसे ही उस पोर्शन को, सेशन 1 को ऐसे ही कवर कर लेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, तो शायद आप इसका आंसर ठीक से ना कर पाएँ। बट वहाँ पर मैंने आपको प्रॉपरली हर चीज़ एक्सप्लेन की है सो दैट आप ये आंसर प्रॉपर लिख पाएँ, ठीक है। और इस जैसा कोई और क्वेश्चन बनता है सेशन 1 से तो वो भी प्रॉपरली कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वो 7 फैक्टर्स का नाम बताएंगे एंड फिर हम एग्जाम्पल्स देंगे। यहाँ पर हमें 8 फैक्टर्स गिवन है, आप कोई भी 7 यहाँ पर मेंशन कर देंगे बिकॉज हमसे क्वेश्चन में 7 पूछे गए हैं। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होता कि 7 लिखने हैं या कितने लिखने हैं तो उस केस में आप सारे मेंशन कर सकते थे, बट क्योंकि हमसे 7 पूछे गए हैं तो हम 7 ही बताएंगे, ओके। यहाँ पर हमें साथ ही एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि किस तरह से ये फैक्टर कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाता है एंड कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। तो आप कोई भी 7 फैक्टर्स यहाँ से पिक करेंगे एंड साथ ही उनके एग्जाम्पल्स भी मेंशन करेंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल मेंशन करने जो बुक में गिवन है, आप खुद के एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं। आपको जो सही लगता है वही एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंग्वेज में अभी हमने जो एक्सरसाइजेस की वहीं पर हमने बात की, हम हिंदी में बात कर रहे हैं जब सामने वाले को सिर्फ जर्मन पता है तो उस केस में वो एक लैंग्वेज बैरियर है। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये सभी चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज सेशन 1 एंड सेशन 2 मैंने डिटेल में आपको इसलिए ही पढ़ाए ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ पाए। सेशन 1 एंड सेशन 2 नहीं, बेसिकली वो वीडियो 1 एंड वीडियो 2 थे जो सेशन 1 को कंप्लीट कर रहे थे, ओके। वो 2 वीडियोस मैंने आपको इसलिए प्रॉपरली समझाए थे। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ओके। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अहेड, ओके। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं एंड अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन को कंप्लीट करेंगे। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।